Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 8 of this series, that is heat and optics. तो हीट पार्ट चले हमारा इसमें का। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले गैस लॉज। गैस लॉज क्या होते हैं? अलग अलग गैसेस हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे तीन मैटर्स के तीन स्टेट्स रहते हैं, उसमें का हम गैस पे स्टडी करें तो गैस के अलग अलग लॉज है। उस लॉज के बेसिस पे गैस परफॉर्म करता है, रोल, उसका रोल उस तरह से फिक्स होता है। ओके, गैस का तो हम देखेंगे कि अलग अलग लॉज रहेंगे। मीन्स जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। ओके, हमने एक क्वांटिटी स्टडी की है कि प्रेशर क्या रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, हमें मालूम है। तो ये इनके रिलेशन पे बेसिस पे गैस के कुछ लॉज है। ओके, तीन लॉज होंगे, वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके, वन बाय वन देखते जाएंगे एक एक लॉज, फिर उसका कंबाइन में एक परफेक्ट लॉज रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड। बॉयल्स लॉ इसको बोला जाता है। डायग्राम पे मत अभी फोकस करो, मैं ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बॉयल्स लॉ। ओके, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है टी कांस्टेंट। टी मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। ओके, तो बॉयल्स लॉ में एक्चुअल में क्या किया जाता है कि टेम्परेचर को एक्चुअल में कांस्टेंट रखा जाता है। जो हमारा टेम्परेचर है, ओके, हमारी जो सिस्टम रहेगी, ओके, उसका टेम्परेचर एक्चुअल में कांस्टेंट लिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है कुछ भी, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस वॉल्यूम। ओके, मतलब कंसिडर करो यहाँ पे एक बीकर, यहाँ पे ऐसे कंसिडर करो, इसके अंदर कुछ भी लिक्विड है। ओके ओके, तो टेम्परेचर यहाँ इस लिक्विड का कांस्टेंट रखा हुआ है। ओके, ऐसा। ओके, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस वॉल्यूम। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा प्लेट जैसा इसके ऊपर रख देता हूँ, ओके, उसके ऊपर मैं ऐसा कुछ ब्लॉक रख देता हूँ, ओके, इसका कुछ मास है, ओके, एम मास इसका मैं कंसिडर करता हूँ, मतलब ज़्यादा मास है। तो ज़्यादा मास के वजह से क्या होगा, ये नीचे पुश करेगा इसको। ओके, ऊपर जा नहीं सकते, इधर कहीं पे गैप नहीं है। ओके, ऐसा समझ लो। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर जैसे ही बढ़ा दिया नीचे आ गया ये, मतलब इसका लेवल कुछ नीचे आ गया। नीचे जैसे लेवल आ गया मतलब क्या, ये इतना अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो गया। पहले वॉल्यूम था V1, अभी इसका और छोटा हो गया। मतलब कैसे, देखो मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे बनेगा। देखो ये अभी पहले इतना था, ये लेवल पे था पानी पूरा, जो अंदर जो लिक्विड है वो अभी ये लेवल पे आ गया, कम हो गया उससे। ये कौन सा वॉल्यूम हो गया, V2। तो इसमें क्या हो गया, V1 ज़्यादा है और V2 कम है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और प्रेशर क्या बढ़ा दिया, प्रेशर पहले P1 था जो ज़्यादा प्रेशर था, नहीं P1 था, और P2 जो है वो ज़्यादा प्रेशर है। ओके, ज़्यादा प्रेशर कब लगेगा, जब ज़्यादा यहाँ पे मास होगा, इधर बड़ा मास होगा आगे। ओके, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ओके, अगर ये M मास है, यहाँ पे M2 करके मास है, ओके, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। यहाँ पे जैसे ही प्रेशर ज़्यादा है तो क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, ऐसा। ओके, तो बॉयल्स लॉ हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, ये हमें कौन बताता है, बॉयल्स लॉ ही बताता है। तो यही है, देखो इसका अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ओके, मतलब क्या हो गया, जो प्रेशर है कोई भी मास, ओके, जिसका गैस जो है, मास ऑफ गैस, ओके, जो गैस है उसका प्रेशर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब रहता है कोई भी क्वांटिटी, तब क्या रहता है, अगर वॉल्यूम को मैं इंक्रीज करता हूँ तो प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। उसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं हम। ओके, क्या होगा वाइस वर्सा, मतलब प्रेशर को अगर इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम वहाँ पे डिक्रीज होते जाएगा। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। ओके, यही होगा। तो देखो कैसे होगा, अब यहाँ पे देखा है प्रेशर और वॉल्यूम का ही रिलेशन। तो ये देखो, ये डायग्राम में आपको दिख ही रहा है। देखो ये एक्चुअल हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। बॉडी के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जो 37 समथिंग, 37.5 और 37 है। ओके, डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ टेम्परेचर बॉडी के अंदर का रहता है। ओके, ये हमारे बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर है। ओके, तो ये अंदर रहेगा, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये सिस्टम हो गया हमारी बॉडी की। ओके, अभी इसके अंदर ये देखो, ये जो है ये लंग्स है हमारे। ओके, और ये नीचे का पार्ट जो रहता है ये डायफ्राम बोलते हैं, यहाँ पे एक डायफ्राम जैसा रहता है। ओके, और ये जैसे ही लंग्स रहते हैं ना, ये पंप कर दे, ओके, ब्लड को पंप, ये जो है हवा रहती है इसके अंदर, गैस रहता है जो हम लेते हैं, मतलब क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ये पंप करती है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ओके,
तो इसमें क्या होता है देखो, एक टाइम पे नीचे जैसे ही पी बड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या प्रेशर बढ़ रहा है वहाँ पे, और जब वी बड़ा दिखा रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सब वाइस अल्टरनेट हो रहा है, मतलब जब भी प्रेशर बढ़ता है तभी वॉल्यूम कम हो जाता है, जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तभी प्रेशर कम होता है। ओके, ये डायग्राम से आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो जैसे ही उस लंग की अगर साइज छोटी हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, जैसे ही छोटा हो गया तो। ओके, और जब भी वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब क्या कि कुछ तो प्रेशर आया है, उसलिए वो वॉल्यूम कम हो गया ना, तो वो प्रेशर कम हो गया उसका। ओके, ये हो जाता है, ये चीज़ है, मतलब ये बायोलॉजिकली हमारे बॉडी के अंदर भी यहाँ पे फिजिक्स काम कर रही है। ओके, इसमें भी ओके, प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे ये बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो अभी देखो ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। अभी क्या करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन निकाल देना है हमें बाहर। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये V को राइट साइड में ले लो तो ये PV हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन निकाल दिया, इक्वल हो गया, और कांस्टेंट मतलब K हो जाएगा। ओके, कांस्टेंट की जगह पे K लिख दो या फिर कांस्टेंट लिख दो, यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा। ओके ना, कांस्टेंट हो गया ना क्वांटिटी। ओके, PV इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो अभी इसका लिख सकते हैं देखो, तो इसलिए अगर हम कंसिडर करें कोई एक सिस्टम, ओके, जिसमें V1 V2 एंड V3 आर वॉल्यूम्स ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट प्रेशर P1 P2 एंड P3। ओके, अगर हमने कोई सिस्टम कंसिडर की जिसमें हमने 3 वॉल्यूम्स कंसिडर किए हैं, V1 V2 और V3, तो अगर वॉल्यूम अलग अलग है तो प्रेशर भी अलग अलग होंगे, तो P1 P2 और P3 यहाँ पे कंसिडर किए गए। ओके, और अभी क्या है, हमने कंसिडर किया कि तो ये बॉयल्स लॉ यहाँ पे लिखना है हमें, ये PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है ना, इसके बेसिस पे अगर हम लिखे तो बॉयल्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं देखो, जो तीनों अगर सिस्टम है एक साथ रखे हुए हैं, तीनों में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट, तो वो कैसे ऐसा बनेगा देखो, बॉयल्स लॉ यहाँ पे अगर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये बनेगा, ये प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं ये सब। ओके, फॉर्म, इसलिए याद रखो इसको। अभी ये हो गया बॉयल्स लॉ का। सेम ऐसे ही कुछ कंसेप्ट अभी यूज़ करेंगे हम बाकी के लॉज के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन हमें मिल गया। ओके, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा क्या, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखते हैं अभी चार्ल्स लॉज। चार्ल्स लॉ देखो क्या रहता है, चार्ल्स लॉ में P कांस्टेंट बताया गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे P का मतलब है प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, ये पहले समझ लो। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बच कौन सी जाती है, क्वांटिटी, फिर वॉल्यूम है हमारे पास, टेम्परेचर है हमारे पास। तो ये जो चार्ल्स लॉ है एक्चुअल में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताता है। ओके, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है वो ये रिप्रेजेंट करता है। तो देखो क्या लिखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं तो वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का, ओके, वो क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो मतलब क्या होगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ओके, इसका भी एक मैं आपको एनिमेशन वाला दिखा दूंगा। ओके, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है एक्चुअल में। ओके, बट सर्टेन टाइम में ऐसा हो सकता है। ओके, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करके जब हम रखेंगे सिस्टम को तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके, इसमें एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, प्रेशर को मेन कांस्टेंट रखना पड़ता है। ओके, प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को चेंज करेंगे अगर, तभी ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। ओके, वो भी ऐसा वॉल्यूम के साथ साथ, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज। ओके, ये चीज़ होगी यहाँ पे। और यहाँ पे अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अभी क्या करेंगे, T को यहाँ पे लेके जाओ। ओके, ये अभी क्या है, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हमें रिमूव करना है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको यहाँ पे लेके जाओ V के नीचे। ओके, एक साइड लेके आओ टेम्परेचर को, तो क्या हो गया, V/T हो गया, V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये हो गया V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट P इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ओके, मतलब आप प्रेशर अगर कांस्टेंट रखते हो तो आपका जो V/T है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, मतलब वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये टर्म भी हमारी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तभी। ओके, इफ़ V1 V2 एंड V3 आर द वॉल्यूम्स ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट टेम्परेचर्स T1 T2 एंड T3 रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर हमारा देखो वॉल्यूम जो है V1 V2 एंड V3 ऐसे 3 वॉल्यूम्स कंसिडर कर दिया। ओके, ये गैस के 3 वॉल्यूम्स है और
उनका टेम्परेचर कितना है, T1, T2 और T3, ऐसे 3 टेम्परेचर है उनके। ओके, तो वो टाइम पे चार्ल्स लॉ कैसे लिख सकते हैं हम, चार्ल्स लॉ कैसे हो सकता है वो टाइम पे। तो देन ऐसा बनेगा, देखो जैसे V/T है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू V3/T3। ओके, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये तीनों का रिलेशन हो जाएगा। ये हमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो टाइम पे हमें यूज़ हो सकता है ये सब। V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू V3/T3, ऐसे इस तरह के मतलब होंगे। ओके, मतलब 2 सिस्टम दिए होंगे, कंडीशन दी होगी, उसमें क्या कांस्टेंट है, जैसे जो कांस्टेंट है उसके बेसिस पे हम पहचान सकते हैं। ओके, जैसे लास्ट में इसमें देखा हमने टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमने बॉयल्स लॉ यूज़ किया, तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ यूज़ करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ यूज़ कर लेंगे। ओके, इस तरह से एक्चुअल क्या उसमें कांस्टेंट है वो अब आप आइडेंटिफाई करके उससे आप ये फार्मूला यूज़ करके जो अननोन क्वांटिटी होगी वो फाइंड कर सकते हैं इसमें। ओके, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो यहाँ पे है। ओके, इसमें देखो क्या हो गया है, प्रेशर हमने कांस्टेंट रख दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी दिखाया था प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें वही किया है। देखो प्रेशर 1.50 यहाँ पे लिखा हुआ है जो कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट रखा है। ये एक्चुअल में एग्जांपल किस चीज़ का है मालूम है, आप यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, ओके, मैकेनिकल का छोड़ दो, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो तो ये तो मालूम ही रहेगा। ये एक्चुअल में पिस्टन है। ओके, जो इंजन में भी यही चीज़ काम कर रही है। जैसे ही आप इग्निशन करते हो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, फिर कुछ टाइम के बाद वापस वो कम होगा। ओके, मतलब पिस्टन वही करता है। ओके, यहाँ पे तो देखो जैसे इग्निशन करोगे ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, और क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रख दिया है, तो इसलिए क्या हो गया, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ करोगे, क्या वॉल्यूम जैसे इंक्रीज करोगे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ऐसा सीधा लाइन मिल रहा है। सीधा लाइन क्यों मिलता है, अगर आपका कांस्टेंट हो रहा है वहाँ पे वॉल्यूम, जब टेम्परेचर के कांस्टेंट होगा तभी एक्चुअल में ऐसा सीधा लाइन वाला ग्राफ मिलता है। ओके, ऐसे जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है ना, वो एक्चुअल में कब मिलता है, अब आपके दोनों क्वांटिटी जो एक्स एंड वाई एक्सिस पे दिए होंगे वो दोनों के दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तभी ये चीज़ मिल सकती है। और यही चीज़ हो रही है यहाँ पे कि जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करें, देखो वॉल्यूम का यहाँ पे लेवल्स दिए गए कि वॉल्यूम्स कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो वॉल्यूम्स जैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरे साइड ये टेम्परेचर दिखा रहा है। ओके, टेम्परेचर की ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन देखो ये ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे। अब प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट ही रखा हुआ है, हमने कोई प्रेशर चेंज नहीं किया इसका। ओके, गैस का। तो ये चीज़ है यहाँ पे हो रही है। तो इसलिए देखो यहाँ पे टेम्परेचर की, हाँ देखो यहाँ पे इंडिकेटर भी दिया हुआ है, टेंशन मत लो। ओके, देखो वॉल्यूम के लिए ये इंडिकेटर है जो वॉल्यूम दिखा रहा है, और टेम्परेचर के लिए ये इंडिकेटर है। देखो ये 270, 340, 450 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि एक्चुअल में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, और ये डिफाइन कर रहा है हमारे चार्ल्स लॉ को कि जहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, देख लो इसको एक बार। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, मतलब हमारे इंजन में ऐसे ही रहता है सब। ओके, जो पिस्टन रहता है वो ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक्चुअल में इग्निशन के लिए भी रहता है, बाहर निकलने के लिए भी, वहाँ पे गैस के लिए भी रहता है, इजेक्शन वाला रहता है। बहुत कुछ वो सब चीज़ें अभी नहीं हमें स्टडी करनी, हमें सिर्फ हमारा चार्ल्स लॉ इसमें कहाँ यूज़ किया था वो खाली देखना है। जैसे हमने हमारे लंग्स के एग्जांपल में हमने देखा कि बॉयल्स लॉ वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, वैसे ही यहाँ पे चार्ल्स लॉ यूज़ हो रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसका और एक लॉ है। ओके, तो गे लुसेक्स लॉ। ओके, तो ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट रहेंगे, गे लुसेक्स। ओके, वो मत ध्यान दो, को खाली लॉ देखना है क्या है। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखा है, वी कांस्टेंट है। वी मीन्स क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जो हमारे सिस्टम का वॉल्यूम रहेगा वो हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है। ओके, वॉल्यूम में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, वॉल्यूम जैसे का वैसा रहेगा। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, बाकी के दो बचे कौन सी क्वांटिटी, तो पी बचा है, प्रेशर बच गया, टेम्परेचर बच गया। ओके, वॉल्यूम तो गया। ओके, इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का भी रिलेशन बताया गया ये लॉ एक्चुअल में। तो हमने देखा था, देखो फर्स्ट में हमने क्या किया था, जो पहला लॉ था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, सेकंड जो किया उसमें था प्रेशर कांस्टेंट रखा था। अभी क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हमारे गैस के जो पैरामीटर्स है, प्रेशर,
प्रेशर और टेम्परेचर उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या रिलेशन बना रहा है वो अभी देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट वॉल्यूम में द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तब प्रेशर है जो, ओके, यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तभी जो प्रेशर रहेगा गैस का, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब यहाँ पे हम टेम्परेचर जो रहेगा सिस्टम का वही एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैसे करेंगे, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके, प्रेशर और टेम्परेचर, ओके, दोनों भी एक दूसरे की, ठीक है। और इसलिए क्या होगा, एट वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, ओके, वॉल्यूम वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्या है कि मतलब क्या बताया गया, देखो यहाँ पे आपको ये शो कर दिया होगा, देखो प्रेशर यहाँ पे पहले इसमें देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मतलब ये बीकर का तो साइज़ नहीं बढ़ रहा है वैसे ही साइज़ है दोनों भी इसमें, मतलब दोनों में इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये बिफोर वाला पिक्चर है, ओके, ये आफ्टर वाला पिक्चर है। देखो और क्या किया, अभी पहले तो ऐसे रखा है, प्रेशर इसका P1 है फर्स्ट में, ओके, और जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे, देखो यहाँ पे टेम्परेचर पहले इतना ही है, T1 है, और जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया, अभी टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे हमने लॉक कर दिया इसको, ये ऊपर जाएगा नहीं, कुछ नहीं। तो ये टाइम पे क्या हो जाएगा, प्रेशर अंदर के अंदर बढ़ने चालू हो जाएगा, ओके, वो चीज़ होगी। तो मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, या फिर उसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसे भी हो जाता है, ओके, वो चीज़ रहेगी। तो इसलिए बोला है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ओके, मतलब प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ओके। वो चीज़ कब होगी, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए आप अगर प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो तो ये होगा एक्चुअल में, ओके, P/T इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको अगर आप प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये साइन है इसको अगर आप रिमूव करोगे तो ये कैसे बनेगा, अगर टी को नीचे लेके गए तो ये क्या बनेगा, P/T इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, ऐसा बन जाएगा, ओके। एंड एट V इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम जब कांस्टेंट रखोगे तभी, ओके। इफ P1 P2 एंड P3 आर प्रेशर्स ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, ओके, अगर जो P1 P2 और P3 है ये सब अगर प्रेशर है किसी भी गैस की, ओके, मास ऑफ गैस की, तो एट टेम्परेचर T1 T2 और T3, ओके, जो टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर वो टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा गैस का वो कितना है, T1 T2 और T3 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो टाइम पे अगर हम गेल-लुसाक्स लॉ को अगर वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक्चुअल में कैसे मिलेगा, वो रहेगा P1/T1 इक्वल टू P2/T2 इक्वल टू P3/T3 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे रहेगा गेल-लुसाक लॉ यहाँ पे। तो ये रहेगा, ये हो गया, ये हमारा पूरा गेल-लुसाक लॉ का रहेगा। और इसमें क्या है, P1/T1 इक्वल टू P2/T2 हो जाएगा, ओके, ये रिलेशन रहेगा। और देखो इसमें क्या है, ये जो बताया वही है कि मतलब यहाँ पे क्या एक्चुअल में किया इन्होंने, पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम को ना इंक्रीज़ हो रहे हैं ना डिक्रीज़ होने दे रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा लॉक हो गया है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे पूरा लॉक कर दिया है यहाँ पे, इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, अंदर गैस है, पूरा गैस भरा हुआ है। और जैसे ही टेम्परेचर को और इंक्रीज़ कर रहे हैं, देखो टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर रहे हैं, 2 बर्नर यहाँ पे लगा दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो अंदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इधर उधर भागने लग गए, इसलिए क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया दोनों के इसमें बीच में, और उसके वजह से क्या हो गया, इसका टेम्परेचर, इस प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया, तो इसलिए क्या हो गया, प्रेशर जैसे इंक्रीज हो गया टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे रिलेशन है, ओके, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, यहाँ पे होगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे होगा, ओके, ये चीज़ होगी। और इसका मेन रिलेशन तो ये है, देखो P1/T1 इक्वल टू P2/T2 इक्वल टू P3/T3, जो एक्चुअल में हमें किस में यूज़ होने वाला है, प्रॉब्लम्स जब हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे ना तभी हमें ये हम यूज़ करना पड़ेगा हमें, ओके। अब क्या करेंगे, ये तीनों जो लॉज है, ओके,
तीनों नहीं, ये जो दो लॉज, ओके, इसको हमें कंबाइन करके एक लॉ बनाना है, परफेक्ट लॉ। इसको एक बेस्ट आइडियल गैसेस के लिए हम यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो क्या है, परफेक्ट और जनरल गैस इक्वेशन। जनरल या फिर इसको आइडियल गैस भी बोला जाता है। ओके, इसको यहाँ पे आइडियल भी लिख दो वर्ड। ओके, कभी कभी इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोला जाता है। तो ये कैसे बनता है, देखो, आइडियल गैस। ओके, ऐसा रहेगा, तो ये निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो परफेक्ट और जनरल गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, ऐसा बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये PVT यही क्वांटिटी यूज़ होने वाली है यहाँ पे भी। ओके, सो पहले क्या होगा, देखो अभी जो लॉ हमने पहले जो रिसेंटली पढ़ा उसका पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो उसका पहले ले लेते हैं। जो अभी हमने लॉ पढ़ा है, ओके, वो कौन सा था, हमारा लॉ है गे लुसैक लॉ। ओके, गे लुसैक लॉ का क्या था स्टेटमेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सी क्वांटिटी थी यहाँ पे, V इक्वल टू कांस्टेंट था। ओके, V कांस्टेंट होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अभी चार्ल्स लॉ देखो यहाँ पे क्या है, चार्ल्स लॉ में क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस रहेगा, ओके, वो टेम्परेचर ऑफ द गैस से कांस्टेंट हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होगी, प्रेशर। प्रेशर जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल में क्या होगी, कांस्टेंट होगी। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके, और कंबाइनिंग बोथ। ओके, अभी ये दोनों को कंबाइन करना है हमें, मतलब प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। ओके, अभी ये दोनों लॉज को एक्चुअल में कंबाइन करो, तो कंबाइन करोगे तो कैसे होगा, जो लेफ्ट हैंड की जो क्वांटिटी है उसको लेफ्ट में रखो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड की क्वांटिटी राइट में रख दो उसको। ओके, तो देखो क्या होगा, P और V दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो PV हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बीच में ही रखो, जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे रख दो। ओके, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। ओके, अभी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन जो है उसको अभी निकाल दो। ठीक है, दोनों के बीच का जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, उसको अगर निकाल देना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कांस्टेंट कुछ तो रखना पड़ेगा, उसके बिना वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो एक कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, तो क्या होगा, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, ये कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, PV इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट के यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे K भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा ना, कुछ भी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे R लिखा हुआ है। ओके, R इंटू T, तो यहाँ पे R ही लिखो क्योंकि ये एक यूनिवर्सल है, कांस्टेंट है ये R। ओके, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोला जाता है। ओके, तो ये चीज़ रहती है, तो ये क्या होगा, PV इक्वल टू RT, ऐसा होगा। ओके, तो यहाँ पे होगा प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू R इंटू टेम्परेचर, ऐसा। ओके, यहाँ पे मतलब क्या होगा कि अगर आप इसमें देखो कैसा है, अगर ये R तो गैस कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ओके, तो ये PV भी कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ पे, प्रेशर और वॉल्यूम की वहाँ पे, मतलब इसमें से कोई भी तीनों में से, R तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओके, बट जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है तीनों में से अगर कोई भी एक क्वांटिटी अगर हम कांस्टेंट कर लेते हैं, तो दो क्वांटिटीज वहाँ पे अपने आप फिक्स हो जाएगी वहाँ पे। ओके, ऐसा रहेगा। तो ये रिलेशन सब लॉज के लिए कॉमन है। ओके, जिसे एक्चुअल में परफेक्ट गैस इक्वेशन बोलते हैं या फिर आइडियल गैस इक्वेशन इसे बोला जाता है। मोस्टली ये यूज़ किया जाता है गैसेस के रिलेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, और ये कंबाइनली हमें सब लॉज यहाँ पे मिलते हैं, मतलब गे-लुसैक लॉ, चार्ल्स लॉ, ओके, बॉयल्स लॉ भी इसके साथ हो जाता है। ओके, अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रख देता हूँ मैं ये क्वांटिटी में, तो क्या होता है, आर भी कांस्टेंट ही है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट मिल गया, तो वो हमारा बॉयल्स लॉ हो गया। देन अगर मैं दूसरा भी कोई अगर चाहूँ, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूँ तो मेरे को ये गे-लुसैक लॉ भी मिल जाता है यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर देता हूँ तो मुझे T/V, ओके, वो भी कांस्टेंट हो जाता है, तो मुझे ये भी मिल जाता है, चार्ल्स लॉ भी मिल जाता है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन में मुझे यहाँ पे सब मिल जाता है। ओके, इसको परफेक्ट गैस इक्वेशन बोला जाता है।
सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पीवी इक्वल टू आर टी। ओके, तो अभी देखो ये हमारा था आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, पीवी इक्वल टू आर टी यहाँ पे हो जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वांटिटी है, अभी इसमें कौन सा क्वांटिटी था हमारा वो पहले देख लो। देखो पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, जो प्रेशर है। ओके, एंड जो जो है वो बनेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो टी हो जाता है। ओके ओके, ये हो जाएगा। तो ये क्या, प्रेशर ऑफ गैस हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया और ये टेम्परेचर ऑफ गैस हो जाता है 3। ओके, अभी आर जो है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी भी वैल्यूज फिक्स हो जाती है। ओके, जो गैस कांस्टेंट है आर की, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू रहती है। तो ये हमें हमारे जो हाँ, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो टाइम पे ये परफेक्ट ये गैस लॉ जो है हमें यूज़ होगा एक्चुअल में। ओके, अभी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन बैंक यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या है देखो, यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब कुछ लास्ट लेक्चर के भी है कुछ क्वेश्चंस, वो भी इसमें एडेड है। ओके ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का पहले आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस है ना इसलिए ये अलग है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला था, ओके, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था, अगर दोनों है थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड अपॉन डी। ओके, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला था। मतलब क्या, कोई भी एक अगर रॉड कंसिडर करते तो उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम टेम्परेचर काउंट करते, पहला टेम्परेचर थीटा 1, दूसरा टेम्परेचर थीटा 2 और बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, तो वो होता है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसका यूनिट कैसे बनेगा, देखो ऊपर की क्वांटिटी है पूरा हमारा टेम्परेचर ही है, तो ऊपर का क्वांटिटी केल्विन हो जाएगा या फिर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, और नीचे वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है मतलब वो मीटर में हो जाएगा या फिर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये उसका एक्चुअल में टेम्परेचर ग्रेडियंट का होगा। तो अभी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, तो वही करेंगे, ये निकाल देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये देखो क्या होगा, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज, तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूनिट क्या बनेगा, केल्विन पर डिग्री केल्विन पर मीटर रहता है, वो डिग्री के लिए ऊपर का 0 रहता है ऐसा। ठीक है, ऐसा बनाते हैं वो, डिग्री केल्विन पर मीटर। ओके, और डिग्री सेल्सियस पर मीटर होता है। ओके, तो देखो दोनों भी करेक्ट है क्योंकि दोनों के भी डिवाइड में मीटर है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट क्या होगा कि द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोएफिशिएंट है, ओके, वो किस किस क्वांटिटी पे एक्चुअल में डिपेंड करते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, इससे भी वो डिपेंड करता है। ओके, हमने देखा था कि जो क्यू था वो एक्चुअल में एरिया से होता है, तो मेन लास्ट में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनता था वो थर्मल कंडक्टिविटी बनता था। ओके, तो इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो जो क्यू था हमने देखा था, क्यू जो क्वांटिटी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने एरिया देखा था, देन टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो इस तरह से, और उसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ भी और टाइम के साथ। तो जो फॉर्मूला बनता है लास्ट में वो ऐसा बनता था, K इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, और डी को नीचे, और हाँ ओके, देन थीटा 1 माइनस थीटा 2, यहाँ पे ए भी बनेगा। ओके, एरिया रहेगा, ये रिप्रेजेंट करता है थीटा 1 माइनस थीटा 2, ओके, इंटू यहाँ पे टी, ये एक्चुअल में टाइम रिप्रेजेंट करता है टी।
ओके। तो ये एक्चुअल में फॉर्म बना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये ओके इसके साथ। तो अभी देखो क्या होता था, क्वेश्चन क्या पूछा है, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन, तो ये किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, यहाँ पे एरिया तो दिया हुआ है, देखो इस पर भी है, डिपेंड करता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी है, डी को अगर नीचे ले लेते हो तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाएगा, और टाइम भी है, टाइम भी क्वांटिटी है यहाँ पे। तो मतलब आंसर एक्चुअल में ऑल ऑफ दी अबव आ गया। ओके, अभी सेम हमें किसके लिए स्टडी करना है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो क्वांटिटी है हीट की ओके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके साथ है, तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड के साथ भी है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ भी है, और टाइम के साथ भी है। इस क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके पर से ही पता चल जाता है आपको, क्यू के साथ भी है देखो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, ये के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए के साथ है, थीटा वन माइनस थीटा टू के साथ, टी के साथ भी, तो मतलब वही सबके साथ हो जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, एट स्टेडी स्टेट द क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज, तो ये भी उसी फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या बोला है कि जो स्टेडी स्टेट रखी है हमने ओके, स्टेडी स्टेट जो रहती है जिसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन और वो सब सेम रहेगा ओके, तो वहाँ पे क्या रहता है तो स्टेडी स्टेट में अगर जो क्वांटिटी है हीट की ओके वो एक्चुअल में सेम है, कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट ओके, ऐसा है। तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सी क्वांटिटी रहती है कि जो एक्चुअल में अगर टाइम हमारा 1 सेकंड है, हमारा जो एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर है, एंड जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो भी 1 यूनिट रहेगा, तो वो टाइम पे जो क्वांटिटी जाएगी उससे बोला जाता है। इस पे बेसिस पे देखो, अगर एरिया यहाँ पे 1 लिखते और जो हमारा क्या बोला था कि जो टाइम है ओके एरिया 1 हो गया, टेम्परेचर भी वहाँ पे क्या है 1 हो जाएगा, मतलब ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो भी 1 है ओके, मैं सीटा वन माइनस सीटा टू अपॉन डी ओके, वो क्वांटिटी 1 है, देन टाइम है वो भी 1 हो गया, तो इसमें सिर्फ क्या बचेगी, हीट बनेगी, तो इसलिए क्या होगा, ऐसी कौन सी क्वांटिटी वो टाइम पे हीट कंडक्ट होगी, तो वो क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर होगा के, तो ये आंसर क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ओके, इसका आंसर यही होगा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला के बेसिस पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था कि के इक्वल टू के क्यू इंटू डी अपॉन ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी, इसमें अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट बनाना है तो डी को सिर्फ नीचे लेके आओ, थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन डी एक्चुअल में बनता है टेम्परेचर ग्रेडियंट ओके, इस तरह से सब क्वान्टिटीज रहेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं हो गया, तो इसका क्या बनेगा आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके, इसमें से तो देखो क्या लिखा है, इन बॉयल्स लॉ, तो अगर हम बॉयल्स लॉ अगर स्टडी कर रहे हैं ओके, डैश इज कांस्टेंट, तो हमने बॉयल्स लॉ का देखा अभी स्टार्ट में ही हमने जो लंग्स का एग्जांपल देखा था, जिसमें जैसे ही लंग्स को ऊपर पुश करते हैं मतलब उसका वॉल्यूम कम हो रहा था ओके, साइज़ कम हो रहा था, तो उसका प्रेशर वहाँ पे बढ़ रहा था बहुत, अगर प्रेशर उसका हम कम कर देते थे तो वॉल्यूम तुरंत बढ़ जाता था, तो इसका क्या हो रहा था, वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो रहे थे, बट हमारे बॉडी हमने देखी थी, वहाँ पे बॉडी जो कंसिडर की थी, बॉडी का एक्चुअल में अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है बट कुछ चीज़ तो जो है तो कांस्टेंट होती है वहाँ पे, तो कांस्टेंट वहाँ पे कौन सी क्वांटिटी रहती है, देखो प्रेशर नहीं आ सकता, वॉल्यूम भी नहीं आ सकता, अगर ये नहीं आ सकता तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आ सकता, तो आंसर तो टेम्परेचर ही है, तो यही सही है ओके, कि बॉयल्स लॉ में एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाता है वहाँ पे, टी इक्वल टू कांस्टेंट हमने लिखा था वहाँ पे ओके, टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक्चुअल में बॉयल्स लॉ का
मेन चीज़ हो गई। ओके, क्योंकि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है इसके बेसिस पे हम एक्चुअल में आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट जो गैस लॉ है उसका नाम लिखा हुआ है इन चार्ल्स लॉ डैश इज कांस्टेंट। अभी वही पूछा गया है कि चार्ल्स लॉ में एक्चुअल में क्या कांस्टेंट है। ओके, तो चार्ल्स लॉ किस पे बेसिस पे, पहले ये याद रख लो। चार्ल्स लॉ में हमें ज़रूरत पड़ती है कि वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर क्या है। ओके, यहाँ पे चार्ल्स लॉ जो हमने स्टडी किया था उसमें क्या रखा था, प्रेशर जो था ओके वो एक कांस्टेंट लिमिट पे रख दिया था और उसके बाद फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर पे काम कर रहे थे हम। ठीक है, हमने वो एक इंजन जैसा वो एग्जांपल भी दिखा दिया था, पिस्टन ऊपर जाता था तो तुरंत वो क्या हमें ऐसा ये मिल रहा था, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता था जो एक्चुअल में यहाँ पे टेम्परेचर शो करता था, यहाँ पे वॉल्यूम शो कर रहा था। ओके, टीवी ग्राफ ओके इसको बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट दिखा रहा था, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक्चुअल में जैसे ही वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है वहाँ पे चार्ल्स लॉज में। ठीक है, और वो टाइम पे जो कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए वो है प्रेशर। ओके, ये चीज़ हो रही है वहाँ पे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो क्या है, इन गे-लुसैक्स लॉ। तो गे-लुसैक्स देखो ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। तो देखो क्या है ये लॉ में उसने क्या बोला है, देखो गे-लुसैक्स लॉ में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए ये बताएगी। ओके, तो ये लॉ एक्चुअल में काम किसके लिए करता है ये पहले समझ लो। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बता रहा है। तो इसमें हमने देखा था कि जो दो हमने कंटेनर दिखाए थे, दोनों का हमने क्या किया था, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया था, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं दिखा रहे थे हम कुछ। फिर उसके बाद हमने एकदम से उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया था। टेम्परेचर कैसे बढ़ाया था हमने, जो बर्नर था बर्नर उसके डबल बर्नर्स वहाँ पे रख दिए, तो वो हमें बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो गई। उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का मोशन अंदर का बहुत बढ़ गया। जैसे ही मोशन बढ़ गया काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो एक दूसरे पे टकराना चालू हो जाते हैं। तो वहाँ पे फिर टेम्परेचर प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो जाता है जैसे ही वो एक दूसरे पे टकराना चालू हो जाते हैं। ओके, प्रेशर आ जाता है एक दूसरे के ऊपर, उनको वो एक दूसरे को बाहर निकालना की कोशिश करते हैं पर बाहर नहीं निकल पाते, तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा ही है, और यही चीज़ ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बहुत। ओके, वो चीज़ होती है। सो इन गे-लुसैक्स लॉ में क्या हो जाता है कि एक्चुअल में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है वहाँ पे, वॉल्यूम जो है हमारा ओके सिस्टम का जो वॉल्यूम रहेगा वो वहाँ पे हम कांस्टेंट रखते, उसमें कोई चेंज नहीं रखते। और जो बाकी की क्वांटिटीज़ है प्रेशर और टेम्परेचर उसमें चेंजेस होते रहते हैं। मीन्स प्रेशर जैसे ही बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, वो चीज़ होगी वहाँ पे। टेम्परेचर जैसे ही कम करोगे प्रेशर भी कम करेंगे ओके, तो टेम्परेचर भी कम होगा ऐसा। अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था और वॉल्यूम कांस्टेंट था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डैश स्टेट्स दैट at constant temperature the pressure of a given mass of gas is inversely proportional to its volume। तो कौन सा लॉ है जो एक्चुअल में बोलता है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ओके, और प्रेशर जो है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ओके, तो हमने देखा है ये कौन सा लॉ है जो एक्चुअल में ये बताता है। ओके, यही चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बताया गया है। ओके, तो ये जो लॉ क्रिएट होता है उसे बोला जाता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ऐसे बोलता है, बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ओके, तो इसका आंसर बनेगा बॉयल्स। नेक्स्ट क्या है, डैश स्टेट्स दैट is which name of the which law, gas law okay, states that dash states that at constant volume the pressure of given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature। तो जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो वो टाइम पे अगर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ऑफ द जो है सिस्टम का उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा प्रेशर भी डिक्रीज होगा, तो ये चीज़ होगी। और उसके साथ साथ क्या चीज़ होनी चाहिए, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये कौन से लॉज ने एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया, किसने बताया ये लॉज। सो नेम
ऑफ दिस लॉ इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताया था। ओके तो ये क्या है, चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके ये था चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, डैश स्टेट्स दैट means which law, gas law is states that at constant pressure the volume of given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature। यहाँ पे क्या बताया गया, देखो टेम्परेचर के साथ ही रिलेशन बताया, बट किसका रिलेशन बताया गया, वॉल्यूम का रिलेशन बताया गया। यहाँ पे पहले का था प्रेशर का रिलेशन बताया था, अभी वॉल्यूम का बताया गया है और प्रेशर कांस्टेंट रख दिया है, तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यहाँ पे ये बताया गया। ओके टेम्परेचर के साथ वो किसका रिलेशन है, उसका डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्ट रिलेशन का मीनिंग रहता है कि अगर वॉल्यूम आप बढ़ाते हो तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे वन बाय मिस्टेक यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, देखो यहाँ पे समझ लो आप क्या है। देखो पहले में क्या बताया हमने, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, ओके, और हम प्रेशर और अगर टेम्परेचर में रिलेशन बता रहे, ओके, यहाँ पे तो ये एक्चुअल में हमें बता रहा है गे-लुसैक है। ओके ये इसका नाम गे-लुसैक है और ये एक्चुअल में होगा हमारा चार्ल्स लॉ होगा। ओके ये बाय मिस्टेक हो गया, थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। गे-लुसैक लॉ होगा, यहाँ पे चार्ल्स लॉ होगा। चार्ल्स लॉ में एक्चुअल में होता है कि वहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, और गे-लुसैक में ऐसा होता था कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के बाद वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर में ओके चेंजेस होते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ लो कि कौन सा लॉज कौन से टाइम पे काम होता है, खुद की कौन सी चीज़ कांस्टेंट है वो सिर्फ याद रखो, फिर उसके बेसिस पे आप वो लॉज में रिलेशन बता सकते हो। ओके ना। नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन से, द जनरल गैस इक्वेशन इज। तो जनरल अगर गैस इक्वेशन अगर हम बोले तो वो कौन सा रहता है, ओके इसकी वैल्यू फिक्स है, वो है पी वी इक्वल टू आर टी, जो हमने अभी लास्ट में जो देखा था। ओके यहाँ पे ओके ये जो है ऊपर का ये पार्ट, इसी को बोला जाता है पी वी इज इक्वल टू आर टी। जनरल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, या फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन। तीनों नेम्स याद रख लो। ओके कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम जब न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस या फिर जनरल गैस इक्वेशन। ओके तो हमें यूज़ होना चाहिए, इसलिए तीनों भी याद रख लो, तीनों भी नाम्स। ओके इससे फॉर्मूला सेम यूज़ करना है, पी वी इक्वल टू आर टी, जिसमें एक्चुअल में पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, टी है टेम्परेचर, और जो आर क्वांटिटी है ओके वो एक्चुअल में कांस्टेंट। ओके इसमें आर जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम क्वांटिटी है, और ये हमें रिप्रेजेंट करती है गैस कांस्टेंट रहता है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है। तो हो गया। अभी ये क्या है यहाँ पे एट एन टी पी। ओके एन टी पी मतलब क्या रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके और जो केल्विन में अगर हम देखें तो ये 273 केल्विन रहेगा, तो ये चीज़ होगी बहुत पी एंड सी। ओके तो ये न्यूमेरिकल्स में काम होगा ये सब चीज़ें। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे 760 mm ऑफ एच जी रहेगी। एच जी मतलब यहाँ पे रहेगा मर्क्यूरी, यहाँ पे आप सेंटीमीटर में ये लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ। ओके यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें आप प्रेशर की वैल्यू ये लिख सकते हो। ओके तो तीनों भी चलेगा यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है वो पूरा आपका इसमें न्यूमेरिकल्स के टाइम पे ये सब काम आएगा। ओके बाकी तो आपको जनरल गैस इक्वेशन ही में याद रखना है, उसकी क्या वैल्यूज यहाँ पे बन रही है वो। ओके तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा कि कैसे कैसे हमने सारे गैस लॉ जो पी वी और टी ये तीनों पैरामीटर्स है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। ओके गैस में ये तीनों चीज़ें हमें मिलती है। गैस को वॉल्यूम भी होता है पर्टिकुलर, अगर उसको किसी हम कंटेनर में रखते हैं तो उसका वो कंटेनर का शेप ले सकते हैं, मतलब उसका वॉल्यूम ले लिया उसने। प्रेशर रहता है, हम जो अप्लाई करेंगे वो प्रेशर उस पर आ सकता है अगर पिस्टन से वगैरह अप्लाई करेंगे तो। और जो टेम्परेचर है वो उसका गैस का खुद का एक अलग से टेम्परेचर भी होता है। ओके तो वो टेम्परेचर भी रहता है, मैटर करता है। ओके तो ये तीनों के बेसिस पे हमने आज का ये गैस लॉज बताया अलग अलग तरह के। ओके तो ये सब याद रख लो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर।
So I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.